जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। अभी हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री की पार्टी पर। कोरोना के समय में देशवासियों के नाम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, और उन्होंने कहा है ऐसे समय में, मतलब उनका 1 साल पूरा हुआ है दूसरे टर्म का, ऐसे मौके पर उन्हें लोगों के बीच में होना चाहिए, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि वो लोगों के बीच में नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो पत्र लिख रहे हैं। पहली बात तो यह भी, पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी कि प्रधानमंत्री जी मां के नाम पत्र, उनका एक किताब आ रही, उसे गुजराती से ट्रांसलेट किया गया है और कहा जा रहा है कि वो डायरियां लिखते थे जिनमें मां के नाम पत्र लिखते थे, और वो डायरियां नष्ट कर दिया करते थे, लेकिन एक दो डायरी बची रह गई जिससे वो चिट्ठी लिखी जा रही है। अब इस जैसे ही ये आता मां के नाम पत्र, वैसे ही कम से कम हमारी पीढ़ी या हमसे बाद वाली भी, जो मतलब हमारी पीढ़ी कह ले या हमसे हमारे पीढ़ी में जूनियर लोग जो हैं, उनके दिमाग में भी ये चीज आती होगी कि पिता के पत्र पुत्री के नाम। और ये जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो अपनी बेटी को चिट्ठी लिखा करते थे, और चिट्ठी इसलिए लिखते थे कि वो अपनी बेटी की जो प्रॉपर स्कूलिंग होती है वो उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए थे, और इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इस अभाव में, स्कूलिंग के अभाव में, दुनिया की जानकारी, दुनिया के इतिहास, दुनिया के घटनाक्रम, इन सब से, या कैसे मानव विकास क्रम कैसे चला, दुनिया कैसे किस तरह चलती है, इस सब के बारे में अनभिज्ञ न रह जाए, अनपढ़ न रह जाए, तो वो चिट्ठी लिखा करते थे जेल से। और ये जानकारी यहां पर ठीक रहेगी देना कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के 1921 के बाद से 1947 के बीच में 9 साल जेल में गुजारे। तो वो लिखते थे, तो तुरंत याद आया कि ये चिट्ठियां ऐसी थी। अब मां के नाम मोदी जी के पत्र, अब वो उनकी जरूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल दिमाग में ये पड़ता है कि जब आप साथ ही रहते थे, ऐसी कोई बंदिश नहीं थी, ऐसा कुछ स्थितियां नहीं थी, तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि आपको मां के नाम पत्र लिखने पड़े? पहली बात। दूसरी बात ये कि वो पत्र एकदम से 6 साल के बाद सामने आए, प्रधानमंत्री बनने के 6 साल के बाद सामने आए। वो पहले भी आ सकते थे, आप जब मुख्यमंत्री थे तब भी आ सकते थे, या उसके बाद भी आ सकते थे, चलिए वो तब अब आए, तो उनका क्या कोई रिलेवेंस इस दुनिया को, इस देश को और बेहतर बनाने, या नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी किसी को भी और बेहतर बनाने का है? ये तो देखना बाकी है। जब किताब आएगी तब ये पता चलेगा। लेकिन जिस तरह के अपने देश के इतिहास और भूगोल और जो यहाँ की संस्कृति है, उस सब का जो मुजाहिरा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषणों में समय समय पर किया है, उससे ये लगता नहीं है कि ऐसी कोई चीजें, भावनात्मक चीजें हों तो अलग बात है, लेकिन ऐसी कोई बातें होंगी जो एक बेहतर समाज बनाने की तरफ चीजों को ले जाने वाली होंगी, ऐसा लगता नहीं। खैर, तो उसी क्रम में अब देश के नाम पार्टी आई है। तो देश के नाम पार्टी, जब मैंने हेडिंग देखा, सुबह मैंने देखा, तो जब मैंने ये हेडिंग देखा वेबसाइट्स पर, तो मुझे लगा जरूर इस समय कोरोना के जिस भयानक संकट में हम पहुंचने जा रहे हैं या पहुंच चुके हैं, उस संकट की बात उस पार्टी में जरूर होगी, और जिस इकोनॉमिक संकट में हम पहुंच रहे हैं उसकी बात भी होगी, और उससे उबरने का रास्ता भी हो सकता है, कुछ उसमें बात हो। लेकिन वही बातें हैं सिर्फ कि 130 करोड़ लोग और उनकी जिजीविषा और उनकी हिम्मत, उनकी रेजिलिएंट जितना है, इसके चलते हम सब विजय पाते जा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हम विजय नहीं पाते जा रहे हैं। अगर आप चारों तरफ देखें तो कल रिकॉर्ड मामले सामने आए कोरोना पॉजिटिव के, कल रिकॉर्ड मौतें देश में सामने आई, कल हमारी इकोनॉमी के डेटा आए जो बहुत ही हमें आश्वस्त करने वाले कतई नहीं है, हमें पूरी तरह से डराने वाले हैं।
और जो पिछले डेटा भी जो एडजस्टेड एस्टिमेट्स आए या रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आए, वो भी जो Q1, Q2, Q3 के हैं, वो भी डराने वाले हैं कि अब भाई सरकार ने पहले ज्यादा क्लेम किया था, जब रियलिटी में वो और नीचे हो गए हैं। तो ये सारी चीजें, इनसे हम कैसे बाहर निकलेंगे? एक तरफ हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। गांधी के दर्शन में पूरी यही बात थी, ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता, और उनकी आत्मनिर्भरता मेक इन इंडिया के कंसेप्ट से मैच नहीं करती थी। उनकी आत्मनिर्भरता इस बात पे थी कि गांव के स्तर पर इकोनॉमी मजबूत की जाए। गांव कहने का मतलब निचली इकाई जो है, छोटे स्तर पर वो ब्लॉक भी हो सकता है, वो जिला भी हो, जिसकी बात अब सरकार करती है। लेकिन हम आश्चर्य तो तब हुआ जब टेलीग्राफ में कल मैंने ये खबर पढ़ी कि भारत सरकार जो कोविड-19 को लेकर के जो अपने यहाँ डेटा आ रहा है, डेली जो डेटा जनरेट हो रहा है, कितने टेस्ट हुए, कितने सही हो गए, कितने पॉजिटिव आए, कितने सीवियर हैं, कितने हल्के हैं, कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों की मौत कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हुई, मतलब उनको कोई और बीमारी थी और कोरोना हो गया, इस वजह से मौत हो गई। ये सारे जो डेटा आ रहे हैं, किस इलाके से आ रहे हैं, तमाम तरह के डेटा है, किन जिलों से आ रहे हैं, किन शहरों और किस तरह की जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो जो इलाके हैं वहां से कैसे, किस तरह के केसेज आ रहे हैं, ये सारा डेटा, इसको एनालाइज करने का काम बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप कर रहा है। और हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। ये अमेरिका का एक कंसल्टेंसी ग्रुप है जो दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में शामिल होता है। मुझे याद पड़ता है कि 2004-5 में जब बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को योजना आयोग के उस समय अध्यक्ष थे मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया। मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया ने जब इस तरह का प्रपोजल दिया था कि स्टडी और एनालिसिस के लिए, तो उसका जबरदस्त विरोध हुआ था और वो योजना सिरे से नहीं चढ़ पाई थी। लेकिन यहां ऐसी आपात स्थिति में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को हायर किया गया है। अब हम एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो ये कैसे आत्मनिर्भरता आएगी? अगर हम हमारे देश में दुनिया के सबसे बड़े स्टैटिस्टिशियंस जो पिछले 50 साल में निकले हैं, वो हमारे देश से निकले हैं। वो चाहे CR राव हो, वो चाहे PC महालनोबिस हो, या और ढेर सारे लोग, वो चाहे प्रोफेसर VK श्रीवास्तव हो, वो और ढेर सारे लोग हैं ऐसे जो अपने देश, और इवन प्रोफेसर CR राव का मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का फादर कहा जाता है। और अपना इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये स्टैटिस्टिक्स रिसर्च के मामले में, स्टैटिस्टिक्स के मामले में दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में शुमार होता है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में शुमार होता है। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में शुमार होता है। IIM कोलकाता में स्टैटिस्टिक्स का जबरदस्त जगह मानी जाती है। IIT कानपुर और ऐसे और भी यूनिवर्सिटीज। IIM अहमदाबाद स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं, स्टैटिस्टिक्स के मामले में IIM कोलकाता, IISc है। ऐसे ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं अपने देश में जो दुनिया में अगर स्टैटिस्टिक्स की बात हो तो इनका किसी न किसी क्षेत्र में टॉप 10 में नाम आएगा। लेकिन वो हमारे काम नहीं आ रहे हैं, हम बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को ले रहे हैं। और वो ये सब जो डेटा आता है कि भाई, जो सरकार जिसके जरिए ये बताती है कि हमारे यहाँ संकट बहुत कम है, ये डेटा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप तैयार करता है। जैसे उन्होंने बताया कि ग्रोथ रेट कैसे फ्लैट हो रही है, तो अब आप देख रहे हैं ग्रोथ रेट कैसे फ्लैट हुई।
जैसे इन्होंने बताया कि डबलिंग का रेट क्या है, हमारे यहाँ 13 दिन है, 6 दिन से बढ़ के 13 दिन, 4.5 दिन था, उससे बढ़ के 13 दिन हो गया। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए कि अब संख्या कितनी हो गई, 2.25 लाख के आसपास पहुंच गए। जमीन पर ये है। फिर हमें डेटा ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत नॉर्मल तरीके, हमारे यहाँ का डेथ रेट बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम है, लेकिन इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ जो केसेज हैं वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। और डेथ रेट में भी अभी जो दिल्ली का मामला सामने आया है उससे ये भरोसा नहीं होता कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सरकार जो रिपोर्ट दे रही है वो रिपोर्ट सही भी है। तो एक तो आत्मनिर्भरता की बात, हम अगर हमारी सरकार ही बेसिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए विदेशी फर्म को हायर करती है, तो या तो सरकार को लगता होगा कि भाई जो विद्वान हैं यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स के, और दूसरी बात है, इससे पहले मैं बात कहना चाह रहा हूं, उससे पहले एक जानकारी और दे दूं। पूरे भारत सरकार की एक पूरा मंत्रालय है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियंस काम करते हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट को ये मौका नहीं दिया गया। उन स्टैटिस्टिशियंस को ये मौका देना चाहिए था। आईसीएआर में बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस हैं जो काम करते हैं और बड़ा काम करते हैं स्टैटिस्टिक्स, लेकिन उन सबको ये मौका ना दे करके मौका दिया गया बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को। क्या वजह हो सकती है? मेरे दिमाग में दो बातें सामने आती हैं। पहली बात सामने ये आती है कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को इसलिए दिया गया क्योंकि अगर आप किसी को काम देते हैं, हायर करते हैं, और उसको आप अपनी जरूरत बता देते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए, तो वो प्रोफेशनल बॉडी है, प्रोफेशनल संस्था है जो बिजनेस करती है, बिजनेस प्रोफेशनल है वो। तो वो आप उस डेटा को, पहली बात तो आपका डेटा शेयर हो रहा है, ये इस पर हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम इस पर बात कर रहे हैं कि उस डेटा को आप जो चाहते हैं उसके हिसाब से वो प्रस्तुत कर दे रहा है। जो टेलीग्राफ में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की तरफ से, बीसीजी की तरफ से जो स्टेटमेंट भी आया, उसमें आया है हम बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर्स का फॉलो कर रहे हैं और कोई ऐसा वो नहीं कर रहे। तो नॉर्मल प्रोसीजर्स तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लोग या हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उस मिनिस्ट्री में इतने विद्वान स्टैटिस्टिशियन बैठे हुए हैं कि वो ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से, ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन उस डेटा से एक्सट्रैक्ट करके सरकार को देते और शायद सरकार बेहतर स्ट्रेटजी बना पाती। तो जो पहली बात मैंने बताया कि बीसीजी इसलिए हायर किया गया कि भाई सरकार को जो चाहिए वो चीजें वो करता रहे, तो वो हो रहा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो आईएसआई या ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, जो मैथमेटिशियंस हैं, वो शायद जो चीजें निकल के आएंगी उन चीजों को सामने रख देंगे, वो शायद उसमें कुछ घालमेल होने नहीं देंगे या करेंगे नहीं। तो ऐसे में कन्फ्रंटेशन की स्थिति आएगी, कन्फ्रंटेशन की स्थिति आएगी तो सारी चीजें खुल जाएंगी तो सरकार की किरकिरी होगी। तो दूसरी वजह ये हो सकती है, और तो कोई वजह दिखाई नहीं देती, क्योंकि सरकार तो ये कहती है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, मेक इन इंडिया पर जाएंगे, मेड इन इंडिया हमारा नारा है, और अपनी पार्टी में भी उन्होंने कहा है कि हमें आयात पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। तो ये भी तो आयात है, इंटेलेक्चुअल आयात है। तो पहला पॉइंट उनकी पार्टी का। दूसरा पॉइंट ये कि जो बातें इकोनॉमी को लेकर, हम जीतेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, और एक श्लोक भी पढ़ा गया, हम जीतेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। हमारे नेता को ऐसी ही बात करनी चाहिए जिससे कि लोगों का मनोबल बढ़ा रहे, लेकिन हमारे नेता को साथ में असलियत भी बतानी चाहिए कि हम किस खुरदुरे या किस
अंधे कुएं में ऊपर चढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे कि हमें यह पता चले कि हमारे आसपास जो माहौल है, जो चीजें हैं, जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां गुलाबी नहीं हैं कि हम चैन से आराम से बैठे। ये स्थितियां बहुत ही खराब हैं, बहुत ही नेगेटिव हैं, इसलिए हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, ये होना चाहिए। लेकिन वो तो बताया गया कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है। कोई दुनिया हमारी तरफ नहीं देख रही है। आप दुनिया भर के अखबार उठा के देख लीजिए, दुनिया भर के चैनल्स उठा करके देख लीजिए। अभी इकोनॉमिस्ट, जो दुनिया की टॉप कैपिटलिस्ट पत्रिका है, घोषित तौर पर वो कहते हैं कि वो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं विचारधारा के तौर पर। ये उनके जो विजन है उसमें लिखा हुआ है। बहुत पुरानी पत्रिका है इकोनॉमिस्ट, और अपने को न्यूज़पेपर कहता है वो। उस पत्रिका में आज ही मैं उसे पढ़ रहा था, सुबह मुझे उसका पीडीएफ मिला, मैं उसे पढ़ रहा था। उसमें कहीं भी ये तो नहीं, पूरा कोविड-19 को लेकर के है, उसमें कहीं भी ये हमें नहीं पाया जिसमें ये कहा जाए कि कोई भी देश दुनिया का भारत की तरफ देख रहा है। सिर्फ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो मनगढ़ंत मामला ट्रंप ने उठाया, और बोल्सोनारो जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ब्राजील का आपको हमने भी बताया क्या स्थिति हो गई है, ये दो लोग ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात करते हैं, इसकी एडवोकेसी करते हैं, जबकि सारे साइंटिफिक और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कह चुके हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ आईसीएमआर कहता है, बाकी दुनिया में कोई भी ये नहीं कह रहा है। अब उस समय जिन लोगों ने सुना कि अमेरिका मंगा रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने भारत ने फटाफट उनको भेज दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दुनिया हमारी तरफ मदद की निगाहों से देख रही है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि दुनिया सिर्फ अमेरिका नहीं है, दुनिया सिर्फ यूरोप के कुछ देश नहीं है, दुनिया सिर्फ 8, 10, 12, 15 जो ब्राजील और फ्रांस और इस तरह के देश हैं वो नहीं है। दुनिया में अफ्रीका भी आता है, दुनिया में एशिया के दूसरे देश भी आते हैं, दुनिया में लैटिन अमेरिका के दूसरे देश आते हैं, दुनिया में जापान भी आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान, थाईलैंड, कोरिया, ये सब भी आते हैं। तो मैं तो कहीं नहीं तलाश पाया कि कहीं से ये पता चले कि ये देश भारत पर किसी चीज में निर्भर हैं या कोविड-19 से मुकाबला करने में भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत से मदद चाहते हैं, या भारत के मॉडल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दरअसल यहां कोई मॉडल ही नहीं है, यहां कोई मॉडल अपने यहां नहीं है। अपने यहां सिर्फ एक मॉडल है, लॉकडाउन, और बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, जो अब तो ढीला हो चुका है। कितने लोगों को पुलिस की लाठियां पड़ी, कितनी जगह किस तरह से अपमानजनक स्थितियां हुई, ये जरूर ये रहा। लेकिन उस दौरान जो स्थितियां बननी चाहिए थी वो नहीं हुई। और हुआ क्या, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन 2 महीनों के दौरान 1,500 से ज्यादा दिल्ली और मुंबई में ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, नर्सेज, ये लोग महाराष्ट्र और दिल्ली में 1,500 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां घटिया पीपी, पहले पीपी किट्स नहीं थी और बाद में घटिया पीपी किट्स इस्तेमाल की गई। मेरठ का जब किस्सा आया था, ये किस्सा था अप्रैल का, नहीं अभी कुछ दिन पहले का है, तो वहां पर जब घटिया निकली पीपी किट्स, कटी फटी निकली, तो वहां के जो कुछ प्रिंसिपल्स थे मेडिकल कॉलेज, उन्होंने लिख दिया, सरकार को चिट्ठी लिख दी। वो चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई, वो मीडिया में लीक हो गई, तो उन्हीं लोगों पर विजिलेंस की जांच बैठा दी गई कि भाई ये चिट्ठी कैसे लीक हुई, अगर, जबकि जांच इस पर होनी चाहिए कि घटिया पीपी किट्स कैसे आई, उस पर कोई जांच नहीं हुई। हिमाचल में मामला सामने है,
गुजरात का मामला सामने है कि सरकार पैसा बना रही है। तो इन सब स्थितियों में हम कैसे हम भरोसा करें? अभी भी हम भले इस पर जैसे पिछली बार प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित किया था कि कहा था 2 लाख पीपी किट्स हम बनाने लगे हैं। अगर 2 लाख पीपी किट्स हम बनाने लगे हैं और उस 2 लाख में से 1-1.5 लाख घटिया है, जो काम ढंग से नहीं करती, जो काम है वो काम नहीं हो पा रहा उससे, तो इसका असर किस पे पड़ेगा? कोई जांच कहीं होगी या नहीं होगी कि पीपी किट्स की क्वालिटीज क्या है और इनको क्यों खरीदा जा रहा है घटिया क्वालिटी की? जब आईसीएमआर ने एक स्टैंडर्ड जारी कर रखा है तो इन घटिया क्वालिटी को खरीदा जा रहा है? ये इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह तो ये रहेगा और मेरी जो अपेक्षा है वो ये, कल वो देश को फिर मन की बात में शायद संबोधित करने वाले हैं। तो मन की बात में इन बातों को जब वो ये खबरें सुनते हैं कि पीपी किट्स की वजह से डॉक्टर्स को, नर्सेज को एम्स में 100 से ज्यादा, एम्स में कल की तारीख तक जो मामले निकले थे पीपी किट्स के, वो थे एम्स में 206 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए दिल्ली के एम्स में कल की तारीख तक। अब आप हिंदू बालाराव अस्पताल में भी ऐसा हुआ था, एलएनजेपी में भी हुआ था। तो अब ये दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं, फिर बॉम्बे में, फिर इंदौर में, फिर अहमदाबाद में, मतलब सब जगह पर, इन जगहों पर इस तरह के केसेस निकल के आ रहे हैं। ऐसे में मैं ये अपेक्षा रखूंगा अपने प्रधानमंत्री जी से कि कल जब वो मन की बात करें तो ये भी बताएं कि उनके मन में क्या आता है जब ऐसी खबरें वो सुनते हैं। क्या उनको ये खबरें मिलती हैं? क्या उनको ये पता चलता है कि एक बच्चा मुजफ्फरपुर के प्लेटफॉर्म पर अपनी हुई मरी मां का कंबल उठा उठा के उसे जगाने की कोशिश करता है? क्या उनको ये खबर मिलती है? ये वीडियो दिखाई, कोई बताता है कि ऐसा दृश्य मुजफ्फरपुर में था? क्या कोई उनको ऐसा बताता है कि एक आदमी अंबाला से चला और रास्ते में उसके बच्चे की मौत हो गई, तो वो उस बच्चे की लाश अपने कंधे पर लेकर के और चलता चला गया पीलीभीत के लिए, 3 दिन तक लाश अपने कंधे पर रखे रहा? क्या ये बातें प्रधानमंत्री जी तक पहुंचती हैं? पहुंचती हैं तो उनके मन में क्या चीज उठती है? मैं अपेक्षा करूंगा कि इनका भी जिक्र करें। क्या जो लोग 1000, 1200, 1500 किलोमीटर पैदल चल चल करके आए हैं और उनका जो भी संघर्ष रहा, उनके जो भी दुख रहे, उनके पैरों के जो छाले हैं, उन छालों पर रेल तब नमक छिड़कने का काम या केंद्र सरकार के मंत्री नमक छिड़कने का काम नहीं करते हैं जब वो कहते हैं कि हमने सबके जाने की व्यवस्था कर दी, कोई भी सड़क पर नहीं है। अगर वो लोग ये बात सुने तो उनको कैसा लगेगा? उनको कैसा लगता है प्रधानमंत्री जी को जब वो सुनते हैं कि हमारे सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि हाई कोर्ट्स जो है सरकारों पर बेजा दबाव बना रहे हैं। हाई कोर्ट्स क्या कर रहे हैं? हाई कोर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई जो अहमदाबाद का अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है, उसमें गड़बड़ियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट्स ये कह रहे हैं, जैसे कर्नाटक में हुआ था, हाई कोर्ट्स ये कह रहे हैं कि आप श्रमिकों को जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं, ये रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। हाई कोर्ट्स ये कह रहे हैं कि श्रमिकों से किराए का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, कोर्ट्स ये कह रहे हैं। लेकिन हमारे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि हाई कोर्ट्स के जजेज अपनी सीमा पार करके सरकार पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार पर इसका असर पूरे हाई कोर्ट्स पर क्या पड़ेगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए। और इस पर मुझे तो अपेक्षा इस बात की भी है कि मोदी जी कल मन की बात में इस बात पर भी बोले कि क्या जो बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कही
क्या उससे हमारे प्रधानमंत्री जी सहमत हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं उन राज्य सरकारों से कोई सवाल नहीं पूछा जाए, उनसे कोई कुछ उन पर कोई अंकुश ना हो, वो जो चाहें वो करती रहें? क्या ऐसा चाहते हैं? ये उनको बताना चाहिए, मन की बात शेयर करनी चाहिए। तो एक क्लैरिटी लोगों में भी आ जाएगी कि भाई आने वाले दिनों में कैसी चीजें होने वाली हैं और किस तरह से देश आगे बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा क्लैरिटी होती उतना अच्छा रहता है। तो आज की बात हम इसी पर खत्म करेंगे। बाकी उसमें ऐसा कुछ प्रधानमंत्री के भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है जिसका बहुत उल्लेख किया जा सके। दरअसल ये स्थिति उस तरह की बन गई है जैसे आज से करीब 20 दिन पहले या अप्रैल के लास्ट वीक में, एक महीने पहले लगभग, अमेरिका की मीडिया ने, अमेरिका के अखबारों ने ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करना छोड़ दिया और कहा कि इसमें तो कुछ न्यूज वर्दी होता नहीं है, तो अपना संवाददाता इसमें भेजना, जबकि व्हाइट हाउस का एक बीट का संवाददाता भी होता है। तो व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में संवाददाता भेजने का कोई मतलब नहीं है। ये रिस्क लेना कि कोविड के उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का रिस्क लेना, सोशल डिस्टेंसिंग ना होने का, और राष्ट्रपति बिना उसके मास्क के बोलते हैं और वो मास्क से उनको चिढ़ है। तो ऐसे में ये रिस्क, इस नॉनसेंस की जिसमें कोई न्यूज वैल्यू नहीं है, उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो अपने यहाँ मोदी जी जो मन की बात और देश के का संबोधन और ये सब करते हैं, अब तो कई बार 6 बार कर चुके हैं वो, कुल मिलाकर के 7वीं बार ये रहा होगा, 8वीं बार कल होगा। इन सब में अब कोई न्यूज, वही बातें पुरानी हैं, तो वो सब हम जानते हैं कि हम में बहुत क्षमता है, बहुत हिम्मत है और बहुत मनोबल है और बड़ी प्रतिबद्धता है, हम सब मुश्किलों से पार पा लेंगे। तो ये सब तो हम समझते ही, तो ऐसा क्या है? तो इसलिए उसमें कोई बात करने की चीज। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।